Hello students, welcome to Multi Education Corner, and today we are going to discuss a very important topic in political class 10th. टॉपिक है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम उस पावर की बात करेंगे जो गवर्नमेंट के पास होती है, यानी कि द पावर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या है कि स्टूडेंट एवरी नेशन में डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं और साथ ही उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए या सॉल्व करने के लिए पावर शेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट भी है, इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड स्टोरी ऑफ श्रीलंका, फिर हम पावर शेयरिंग की कुछ फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम के बारे में। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, बेल्जियम के बारे में अगर हम देखें, स्टोरी ऑफ बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप का बहुत ही छोटा सा कंट्री है। और अगर हम देखें इसका जियोग्राफिकल एरिया देखें तो हमारी कंट्री में हम अपनी हरियाणा स्टेट को देखते हैं जिस तरीके से, उससे भी एरिया वाइज ये छोटा ही है, ठीक है। और इसकी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ओवर 1 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। और स्टूडेंट, एथनिक कंपोजिशन इस कंट्री की अगर हम बात करें तो वेरी कॉम्प्लेक्स है और बहुत छोटा सा कंट्री है। इसके टोटल पॉपुलेशन में से अगर हम देखें, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 59% लिव इन फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज, एंड अनदर 40% पीपल लिव इन पेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, एंड रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियंस स्पीक जर्मन। स्टूडेंट्स, इसको मैंने ये एक छोटे से पाई चार्ट से भी आपको इंडिकेट किया है। आप इसमें देख सकते हैं 1% जर्मन पीपल्स हैं, जर्मन स्पीकर्स हैं, एंड 59% जो हैं वो डच स्पीकर हैं जो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं, एंड 40% जो हैं वो फ्रेंच स्पीकर हैं जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं। यानी इतना छोटा सा कंट्री है जो हमारी हरियाणा स्टेट से भी छोटा है, और उसमें भी एथनिक कंपोजिशन हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। इसमें थ्री टाइप्स की लैंग्वेजेस को बोलने वाले पीपल्स यहाँ पर रहते हैं बेल्जियम की। लेकिन स्टूडेंट, अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें जिसका नाम ब्रसेल्स है, उसमें अगर हम देखें तो 80% पीपल जो हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और 20% जो पीपल हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। यानी डच स्पीकर जो हैं वो ओनली 20% है ब्रसेल्स में, जो कि कैपिटल सिटी है किसकी, बेल्जियम की, और 80% पीपल्स जो हैं वो फ्रेंच स्पीकर हैं। सो स्टूडेंट्स, होल कंट्री में डच स्पीकर मेजॉरिटी में है, जबकि कैपिटल सिटी की अगर हम बात करें जिसका नाम ब्रसेल्स है, उसमें फ्रेंच स्पीकर जो हैं वो मेजॉरिटी में थे। सो स्टूडेंट, डच स्पीकर इस बात का बेनिफिट उठा सकते थे कि उनकी ओवरऑल नेशन में मेजॉरिटी है, बट स्टूडेंट उससे क्या होता, उससे होता पार्टीशन, जो कि बहुत ही मैसी होता। सो बेल्जियम लीडर्स ने रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटीज को देखते हुए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिससे कि सारी कम्युनिटीज़ बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के एक साथ रह सकें। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट द बेल्जियन लीडर डिड, यानी कि उन्होंने ऐसा क्या किया। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या लिखा गया वो हम देखते हैं। एक और बात स्टूडेंट जो हम इसमें देखने की है कि जो मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की थी वो रिलेटिवली रिच थे और पावरफुल भी थे। यानी फ्रेंच स्पीकिंग कहाँ पर थे, मेजॉरिटी में ब्रसेल्स में, लेकिन वैसे अगर हम पूरी कंट्री में देखें तो माइनॉरिटी में थे। और ये माइनॉरिटी में थे ज़रूर, लेकिन ये कैसे थे, रिच भी थे और पावरफुल भी थे। बट ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी है इसमें ये मेजॉरिटी में थे, ओवरऑल कंट्री में ये माइनॉरिटी में थे, बिकॉज ओवरऑल कंट्री में ये 40% थे ओनली, बट कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में ये 80% थे, ठीक है। लेकिन ये कैसे थे, रिच थे और पावरफुल थे। दिस मेड डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री, और यही बात जो है वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी को में गुस्सा पैदा करती थी, एज द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा लेटर होता था, बाद में होता था। इसीलिए स्टूडेंट
ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s, यानी 1950 से 1960 के बीच में कुछ टेंशन्स स्टार्ट हो गई बिटवीन किस किस के, डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के, ठीक है, क्रिएटेड ड्यू टू दीज डिफरेंसेस। कौन से डिफरेंसेस? जो अभी हमने पीछे देखे हैं कि बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट उनके बाद में हो पाते थे, और जो फ्रेंच स्पीकर माइनॉरिटी में थे कंट्री में, वो रिलेटिवली ज़्यादा रिच थे, इकोनॉमिक अगर हम कंडीशन उनकी देखें तो ज़्यादा पावरफुल थी, ठीक है। तो यही वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते थे, कुछ टेंशन्स 1950 से 1960 के बीच में भी पैदा हुई इन्हीं जो डिफरेंसेस हमने देखे की वजह से। ओके, तो अब ऐसा क्या किया जाए या क्या किया इस सिचुएशन से निकलने के लिए बेल्जियम लीडर्स ने, वो हम अब इसमें देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये लिखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, और कोई भी लॉ तब फ्रेम होगा जब दोनों ग्रुप्स के मेजॉरिटी मेंबर्स उस लॉ को सपोर्ट करते होंगे, जिससे कि कोई भी एक सिंगल ग्रुप एक डिसीजन नहीं ले सकता। And students, some special law required the support of minority of members from each linguistic group. Next, no single community can make decision unilaterally, यानी मैंने अभी आपको बताया जिससे कि कोई भी एक सिंगल ग्रुप कोई भी एक डिसीजन ना ले सके। इसके अलावा स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड स्टूडेंट्स, ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी था बेल्जियम का, उसके पास वहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो था ही था इक्वल रिप्रेजेंटेशन, बट ब्रसेल्स में जो कि कैपिटल सिटी था बेल्जियम का, वहाँ पर भी एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई, सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई कैपिटल सिटी की, और जिसमें भी दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल रिप्रेजेंटेशन को रखा गया, यानी जो मिनिस्टर्स थे वो इक्वल नंबर में थे। डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग जबकि मेजॉरिटी में थे फुल कंट्री में अगर देखें, तो उन्होंने भी इस इक्वल रिप्रेजेंटेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट किया। बट स्टूडेंट, सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ब्रसेल्स में 80% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग थी और 20% डच स्पीकिंग थे, तो उन्होंने इन दोनों कम्युनिटीज़ ने ये डिसीज़न क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दोनों कम्युनिटीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन था वो क्या था, इक्वल था। इसलिए जो सेपरेट गवर्नमेंट ब्रसेल्स में बनाई गई, वहाँ भी दोनों कम्युनिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन इक्वल रखी गई। ओके स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा बेल्जियम में थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी थी, और स्टूडेंट्स इस थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते थे। और कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास भी अपनी खुद की अलग पावर्स थी। किससे रिगार्डिंग थी? कल्चर से रिगार्डिंग, लैंग्वेज से रिगार्डिंग, एजुकेशन बेस्ड इश्यूज से रिगार्डिंग जो भी पावर होती थी वो कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल रहती थी। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर हम देखें जो बेल्जियन ऑर्डर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट स्टूडेंट्स ये अभी तक सक्सेसफुल रहा है। और अगर हम इस पूरी केस स्टडी को कंक्लूजन निकालें इसका, तो बेल्जियन लीडर्स रियलाइज दैट द यूनिटी इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन। यानी बेल्जियम के जो लीडर्स थे वो उन्होंने ये रियलाइज़ किया था कि उनकी कंट्री में यूनिटी तभी बन सकती है जब वो दोनों कम्युनिटीज़ की फीलिंग और उनके इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करें, एंड सच रियलाइजेशन रिजल्टेड एंड फॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया कि बेल्जियम में रेशियल डिफरेंसेस थे, एंड इन डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने पावर को इक्वली शेयर किया। अब हम पढ़ेंगे कि श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में भी रीजनल डिफरेंसेस थे स्टूडेंट्स, पर वहाँ पर जो डिसीज़न लिए गए वो वैसे नहीं लिए गए जैसे कि बेल्जियम में लिए गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था, आइए देखते हैं।
सो स्टूडेंट्स, स्टोरी ऑफ श्रीलंका की अगर हम बात करें तो पहले श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। आप सभी को मालूम है एक आइलैंड नेशन है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कहाँ, किधर साइड है? साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ में है। एंड हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी काफ़ी डाइवर्स है। ऑल अबाउट 2 करोड़ पीपल यहाँ पर हैं। मेजर सोशल ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिन्हाला स्पीकर 74% है एंड तमिल स्पीकर जो है वो 18% है एंड रिमेनिंग जो है वो क्रिश्चियंस हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पाई चार्ट मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया है, इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। 74% सिन्हाली स्पीकर हैं जो कौन से धर्म में बिलीव रखते हैं? बुद्धिस्ट हैं, यानी बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट 8% जो है वो क्रिश्चियंस हैं, जो सिन्हाली एंड तमिल दोनों ही लैंग्वेजेस बोलते हैं और जो क्रिश्चियन है यानी क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। 18% जो है वो तमिल स्पीकर हैं, तमिल भाषा बोलते हैं, लेकिन इनमें हिंदू भी हैं और इनमें मुस्लिम भी हैं। अब जो तमिल्स हैं उनमें भी स्टूडेंट्स 2 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट, इन 18% तमिल में से 13% जो थे वो हमारे श्रीलंका के तमिल थे, यानी श्रीलंकन तमिल कहलाते थे, और जो 5% थे वो इंडियन तमिल थे। इंडियन तमिल्स में मुस्लिम और हिंदूज दोनों ही थे। और स्टूडेंट्स, ये इंडिया से श्रीलंका कब गए? ये इंडियन तमिल्स वो लोग थे जो कॉलोनियल रूल के टाइम में श्रीलंका शिफ्ट हो गए थे प्लांटेशन के लिए, यानी एज अ प्लांटेशन वर्कर के रूप में। तो इससे हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी की थी और अपनी मेजॉरिटी को डोमिनेंस में बदलने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए स्टूडेंट्स जो तमिल कम्युनिटी के लिए बहुत ही नुकसानदायक थे। तो ये बिलीफ उनका या ये आइडिया कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और अपने डोमिनेंस जमाएंगे अपना, इसको हम कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। तो ये जो बिलीफ, ये जो आइडिया है, इसको इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ये वहाँ पर मेजॉरिटी में थे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए जिससे कि सिन्हाली लैंग्वेज ने अपनी डोमिनेंस भी जमाई और अपना पूरा प्रभुत्व वहाँ पर जमाकर गवर्नमेंट भी बनाई। स्टूडेंट्स, हम अभी मेजॉरिटिज्म की बात कर चुके हैं। द आइडिया और बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल द नेशन, यानी मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी हो वो नेशन को रूल करे इन विच एवर वे दे वांट इज कॉल्ड मेजॉरिटिज्म, ठीक है। तो ये श्रीलंका के लोगों ने भी फॉलो किया और श्रीलंका के लोगों ने जो फॉलो किया तो इन्होंने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट की। सीरीज ऑफ मेजॉरिटिज्म पॉलिसी मेजर टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब वो कौन कौन से स्टेप्स थे जिसमें सिन्हाली जो है वो सुप्रीमेसी में रहे या सिन्हालियों ने अपना डोमिनेंस किया यहाँ पर? तो वो फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ इन विच सिन्हाला वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी सिन्हाला को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और तमिल वॉज डिसरिगार्डेड, यानी तमिल्स को बहुत ज़्यादा पीछे बैकवर्ड कर दिया गया और सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। सारे काम सिन्हाला में ही अब होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो फर्स्ट स्टेप की बात हो गई। सेकंड स्टेप की अगर हम बात कहें तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, द गवर्नमेंट मेड पॉलिसीज़ दैट फेवर्ड मेंबर ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी, यानी उन मेंबर्स को ही फेवर करती थी जो सिन्हाला कम्युनिटी के थे। इट ऑल्सो गेव जॉब्स टू दैम ओनली, और उन्हीं के लिए जॉब्स भी रिजर्व कर दी गई, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप्स था जो वहाँ पर लिया गया। थर्ड, तमिल प्रोटेस्टेड व्हेन दे रियलाइज दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड विच सून कन्वर्टेड इनटू सिविल वॉर। ये सब देखते हुए जो तमिल्स थे बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने इसका क्या किया? इसका अपोजिशन किया, इसके लिए प्रोटेस्ट किया, ठीक है, इसके अगेंस्ट रहे वो। और यही उनका जो डिस्क्रिमिनेशन था या डिस्क्रिमिनेट हुए थे वो जल्दी ही सिविल वॉर में चेंज हो गया। यही उनका प्रोटेस्ट सिविल वॉर में चेंज हो गया जल्दी ही। स्टूडेंट्स, इस सिविल वार में बहुत से लोग मारे गए, बहुत सी फैमिलीज़ को देश छोड़ने को फोर्स किया गया। तो स्टूडेंट, इससे क्या हुआ कि श्रीलंका में तमिल कम्युनिटी धीरे धीरे ख़त्म हो गई और सिन्हाला कम्युनिटी ने रूल किया। इस सिविल वॉर से श्रीलंका की सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस पूरी केस स्टडी को कंक्लूड करें
तो हम कह सकते हैं कि एक कंट्री में अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी पावर को इक्वल शेयर करने से मना कर दे, यानी मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी हो वो पावर को इक्वली शेयर करने से अगर मना कर दे तो क्या होगा, तो वो अपनी डोमिनेंस जमा सकती है और मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो हो सकता है एंड नेशन की यूनिटी भी खत्म हो सकती है। यानी इसका कंक्लूजन हम देख सकते हैं कि हमारे नेशन की यूनिटी जो है वो अंडरमाइन हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस लेक्चर में अब बस इतना ही। हमने स्टोरी ऑफ बेल्जियम, स्टोरी ऑफ श्रीलंका देखा और हमने ये भी देखा कि किस टाइप की गवर्नमेंट दोनों में थी और पावर को किस तरह से शेयर किया गया। और जो मॉडल ऑफ बेल्जियम है वो बहुत ही अच्छा है किसी भी ऐसी कंट्री के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं। लैंग्वेज के बेस पर अगर हम देखें, अगर हमारे कल्चर बेस पर देखें, इकोनॉमिक बेस पर देखें, रिलीजन के बेस पर देखें, अगर डिफरेंसेस ज़्यादा हैं तो उस कंट्री में जो बेल्जियम का मॉडल है वो बहुत ही अच्छा साबित होगा। लेकिन अगर श्रीलंका का जो मेजॉरिटी वाला मॉडल है वो अच्छा साबित नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने केस स्टडी दोनों ही कंट्री की कर ली हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम कुछ फॉर्म्स देखेंगे इसकी पावर शेयरिंग की, और इंडिया में किस टाइप की पावर शेयरिंग है वो हम देखेंगे, और इस पावर शेयरिंग के क्या बेनिफिट हैं हमारे लिए वो हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।